नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए वोटिंग शुरू। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 25 सीटों पर 170 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली के जज का खुलासा, किसी राजनेता के खिलाफ सबूत नहीं। सरकार ने विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को किया खारिज। राज्यसभा से विजय माल्या का इस्तीफा मंजूर। लिखित चिट्ठी पर सभापति का फैसला। बैंक से डिफॉल्टर घोषित होने पर हुई कार्रवाई। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से मानव स्वास्थ्य को खतरा नहीं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कैंसर और दूसरी बीमारियों की बातें अफवाह, वैज्ञानिक आधार नहीं। घरेलू कोयले के इस्तेमाल के नियमों में ढील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। बिजली उत्पादन में राज्य कर सकेंगे सभी कोल ब्लॉक का इस्तेमाल। लागत में आएगी कमी। और सबसे पहले बात होगी विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में छठे और आखिरी दौर के लिए मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस दौर में 2 जिले पूर्व मेदिनीपुर और कूच बिहार की 25 सीटों पर मतदान हो रहा है। कूच बिहार जिले में 9 सीटें हैं और पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 सीटें हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान केंद्रीय बलों की कुल 361 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के 12,000 जवान भी केंद्रीय बलों के साथ सहयोग कर रहे हैं। कूच बिहार में 157 जबकि पूर्व मेदिनीपुर में 557 इलाकों को संवेदनशील करार दिया गया है। इस दौर में सभी सीटें सियासी लिहाज से अहम है, लेकिन सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर टिकी हैं, जहां से ममता बनर्जी के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। वाम दलों और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को मैदान में उतारा है। आज के मतदान के साथ ही पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इन सभी सीटों पर मतगणना का काम 19 मई को होगा। और अगर आंकड़ों की बात करें तो छठे दौर में कुल 58,04,019 मतदाता हैं। इसमें पुरुष 30,11,574 और 27,80,150 महिला मतदाताओं की तादाद है। वहीं 12,227 सर्विस मतदाता और 68 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। इस दौर में कुल 170 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 18 महिला उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे कम 5 उम्मीदवार पंसकुरा पूर्व, मोयना, नंदीग्राम, पताशपुर, खेजुरी और इगरा सीट पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा 9 उम्मीदवार मेखलीगंज, दिनहाटा और पंसकुरा पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी दौर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 4 और सीपीएम 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई को 5 सीटें दी गई हैं और इस दौर में 24 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कुल 6,774 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में 7,790 ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही 621 मशीनों पर वीवीपीएटी की सुविधा भी दी जा रही है। आइए देखते हैं मतदान कैसा चल रहा है। पंचानन मिश्रा हल्दिया से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। पंचानन, जाहिर तौर पर बहुत बढ़ा हुआ उत्साह हमने हमेशा से देखा है पश्चिम बंगाल में, और आखिरी दौर में भी यही तस्वीरें दिख रही होंगी। जी हाँ प्रीति, बहुत लंबी लाइनें लगी हैं सुबह से ही। यहाँ पर देखिए 16 सीटें हैं ईस्ट मिदनापुर में और हम मौजूद हैं उसमें से एक विधानसभा सीट की एक ये पोलिंग स्टेशन है
और आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि इस किस तरह से लोगों में वोट डालने को लेकर उत्साह है। या ये कह लीजिए कि ये ईस्टर्न पार्ट है देश का, यहाँ लोग सुबह जल्दी दिनचर्या शुरू हो जाती है, सुबह 7 से पहले, लगभग घंटे भर पहले। और ये इस लाइन की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, इतनी लाइनें कभी हमने देखी भी नहीं, लेकिन ये इतना ज्यादा लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो है वोट दिया जाए। बड़ी संख्या में लाइनें, महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और ये आखिरी फेज जो है वो काफी क्रूशियल है राजनीतिक दलों के लिहाज से भी। तो ये जो ज्यादा वोटिंग है, जो ये बड़ा उत्साह है, ये निश्चित तौर पर उनके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर होगा। स्थिति बिल्कुल, और इसलिए भी अहम है, नजरें इंतजामों को लेकर भी खास है पंचानन, क्योंकि हम जानते हैं मतदान के दौरान कुछ एक दौर में हिंसा की खबरें आई और मतदान के बाद भी हिंसा की खबरें आई। इसे देखते हुए किस तरह के इंतजाम इस चरण में किए गए हैं? देखिए, मतदान के दौरान हिंसा और पोस्ट पोल वायलेंस, दो बड़ी अलग अलग चिंताएं हैं चुनाव आयोग के सामने। बीते जो 5 चरण हुए हैं उसमें जो हिंसा की घटनाएं तो अपेक्षाकृत कम हुई हैं, लेकिन हाँ ये है कि मतदान के बाद जो हिंसा होती है उससे वो बड़ा चिंता का कारण है। इन 25 सीटों की अगर बात करें तो 361 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां लगाई गई हैं। देख सकते हैं आप, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। ये एक इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको गार्ड कर रहे हैं। हजारों की संख्या में जो पोलिंग स्टेशन है। लेकिन एक जो बड़ी चीज है कि पोस्ट पोल वायलेंस है, उससे निपटने के लिए भी जो रिस्पेक्टिव जिले हैं उनके डीएम को निर्देश दिए गए हैं। वो नोडल ऑफिसर होता है, इलेक्शन इंचार्ज होता है। इस बार कई सारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखित में निर्देश जारी किए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है, जिसमें कि कई लोगों को निरुद्ध किया गया है, कई लोगों को के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। और उसमें जो सेंसिटिव जगह है उसमें अतिरिक्त सतर्कता बरती गई है, जिससे कि जो मतदान खत्म होने के बाद की जो हिंसा है उस पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल, और ये मौका भी है जब आज़ादी के बाद पहली बार कूच बिहार जिले के सीमावर्ती बस्तियों के निवासी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। इस अपडेट के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इन खबरों के बाद अब आगे की खबरों का रुख करते हैं। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में फैसला देने वाले इटली के जज ने कहा है कि रिश्वत लेने में किसी भारतीय नेता के शामिल होने के सीधे सबूत नहीं मिले हैं। न्यायाधीश मार्को मारिया मेगा ने टीवी चैनलों में कहा है कि यह सिर्फ संभावना है और इसका पता लगाना भारतीय जांच एजेंसियों का काम है। हालांकि जज ने माना कि बिचौलिए गुइदो हाशके का नोट असली है। हाथ से लिखे इस नोट में अधिकारियों नेताओं को घूस देने का जिक्र है। मिलान अदालत में जज मेगा ने कहा कि उनका फैसला कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ था और घूसखोरों की पहचान करना अदालत का काम नहीं था। इस मामले में अदालत ने अगस्ता कंपनी के 3 अधिकारियों को सजा दी है। भारत सरकार से मिले सहयोग पर उन्होंने कहा कि उनके पास महज सीएजी रिपोर्ट, समझौता पत्र और अनुरोध प्रस्ताव की प्रति के अलावा कुछ नहीं था। और इस बीच केंद्र सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया है। कल राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसकी मांग की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार सच का पता लगाएगी। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने सरकार से कहा कि विपक्ष को धमकी देने की बजाय दोषियों पर कार्रवाई की जाए। अगस्ता वेस्टलैंड करार मामले में राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के दौरान हुई चूक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद अब दोषियों का पता लगाने का समय है। This inquiry will necessarily focus on the roles of these named in the judgment of the Italian court. It will also important for ensuring a comprehensive investigation that an individual with involved in Augusta Westland. कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इटली कोर्ट के फैसले में सोनिया गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पार्टी सांसद अहमद पटेल ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा और सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद निराधार आरोप लगाते हैं, किसी के सार्वजनिक जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको क्या सजा देना? You have to first speed up the arbitration proceedings. We have appointed our side, Jeevan Reddy, Jeevan Reddy. They have also appointed their side. We have demanded heavy compensation from them. Conduct the case successfully and get the money for us, more money for us as a compensation. बीएसपी सांसद मायावती ने कहा कि जब जांच जारी है तो चर्चा करना गलत है। वाम दलों ने इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाया।
और एक बात यह है, चाहे न चाहे, एक बड़ी पार्टी तो अपोजिशन में आपकी कांग्रेस पार्टी है, आप उसके नेताओं को या किसी को भी जब आरोप लगाते थे हो, तो आरोप यदि आपके पास है तो पुख्ता लेके आ जाओ, प्रमाण के साथ। सरकार आपके पास, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आप सब कुछ आपके पास है। JPC was not constituted, but the case was handed over to CBI. Now, 2 years have passed after you came to power. What is the progress made by CBI? Now, we have this, that there was bribe taken. Now, it can't be just one person in the Air Force. He cannot do this alone. And the Italian High Court judgment says that they were servicemen, they were bureaucrats, and they were politicians. चर्चा के बाद नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार ने जवाब देने के बजाय आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विजय माल्या के सदन की सदस्यता के इस्तीफे को कल मंजूर कर लिया। इससे पहले सभापति ने तय प्रक्रिया के मुताबिक इस्तीफा नहीं भेजने के कारण इसे मंजूर नहीं किया था, जिसके बाद विजय माल्या ने दोबारा लिखित इस्तीफा राज्यसभा को भेजा था। इससे पहले कल राज्यसभा की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में विजय माल्या की राज्यसभा की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की सिफारिश की थी। Sit down. I have to inform the members that the Honorable Chairman has received a letter dated 3rd of May 2016 from Dr. Vijay Mallya, member representing the state of Karnataka, resigning his seat in the Rajya Sabha. He has accepted his resignation with effect from the 4th of May 2016. मोबाइल टावर या हैंडसेट के रेडिएशन का इंसानों और दूसरे जीव जंतुओं पर खराब असर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के रेडिएशन से कैंसर और अन्य बीमारियों की बातें सिर्फ अफवाह हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 30 साल के शोध में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के 6 हाई कोर्ट अलग अलग आदेशों में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि मोबाइल टावर के रेडिएशन से मानव जीवन पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में इस तरह का कोई असर नहीं देखा गया। उन्होंने पूछा कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कोरिया तक में इस तरह की बातें कभी नहीं उठी। दूरसंचार मंत्री ने अपील की कि अगर हम मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते तो हमें ज्यादा मोबाइल टावर लगाने की इजाजत देनी होगी। वर्ल्ड ओवर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है और मैं सभी सम्मानित सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप कॉल ड्रॉप की शिकायत करते हैं, अगर टावर नहीं लगेगा तो कॉल ड्रॉप होगा। इसलिए कृपा करके अपने क्षेत्रों में ये जो एक प्रकार का कंफ्यूजन है लोगों को बताइए, ये बिल्कुल मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। बिजली उत्पादन की लागत कम करने के लिए कल कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। इसके तहत घरेलू कोयले के इस्तेमाल के नियमों में ढील दी गई है। अब किसी राज्य को आवंटित कोल ब्लॉक को एक माना जाएगा और वहां की बिजली कंपनियां इसका उपयोग कर सकेंगी। अभी ये नियम सरकारी कंपनियों पर लागू होंगे और फिर निजी कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कोयला ढुलाई की लागत कम होगी और कारखानों की क्षमता बढ़ेगी। कोयले की लिंकेज इंडिविजुअल प्लांट को देने के बदले स्टेट वाइज होगी। तो जितने कोल एक स्टेट के अलग अलग प्लांट्स को दिया गया है वो सबको कंबाइन करके उस स्टेट को कुल उतने मिलियन टन कोयला अलॉट हो जाएगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। पांच राज्यों में चुनाव का आगाज, सरकार के काम पर मतदाता की आवाज, राज्यसभा टीवी पर लगातार पल पल की खबर, हर खबर का असर, भरोसेमंद चेहरे, शानदार विश्लेषण। देखिए लोकतंत्र 2016 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होगी। बुधवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट से शक्ति परीक्षण की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए और समय मांगा। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की व्यावहारिकता बताने के लिए 2 दिन का समय और दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि वो शक्ति परीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। मामला अब शुक्रवार को 10:30 बजे लिया जाएगा। उसके दौरान स्टे चालू रहेगा, मतलब कि राज्यपाल का जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलेगा और फ्राइडे को ही पता चलेगा कि आगे क्या पोजीशन बनती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही शक्ति परीक्षण की स्थिति में बहुमत का दावा कर रही हैं। हमारा 18 तारीख को भी बहुमत था, 28 को भी था, 31 को भी था और आज भी है, और जिस दिन ये फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन भी रहे। मेजॉरिटी हमारे साथ है, कांग्रेस के 9 लोग छोड़ के आए हुए हैं। सवाल झगड़ा तो इसी बात का था, तो फ्लोर पे जब भी टेस्ट का आदेश न्यायालय से होगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ का तबादला कर दिया गया है। अब वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केरल में एक दलित लड़की से रेप और बेरहमी से हत्या का मामला कल संसद में उठा। सांसदों ने दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की। वहीं सामाजिक न्याय मंत्री आज केरल जाएंगे। राज्यसभा में CPM सांसद CP नारायणन ने एर्नाकुलम जिले के पेरम्बवूर में दलित लड़की से बलात्कार का मामला उठाया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर दलितों की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया। The police surgeon who has done postmortem on her body has reported to the press that he has not seen such a dastardly attack from head to foot. Kerala government has completely failed to protect Dalit girls. There is a continuous spate. More than 14 incidents have occurred in Kerala only on Dalit girls. उपसभापति PJ कुरियन ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। Anyhow, the whole house is concerned. Do everything possible so that such things are not repeated. The whole country, no doubt about it. But Kerala should act first. Then government should take note of central government. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, कल केरल जाऊंगा, उस गांव में भी जाऊंगा, संबंधित परिवार से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको न्याय मिले और वहां जो भी कार्रवाई होगी, जो जानकारी होगी, आपकी अनुमति होगी तो सदन को अवगत भी कराऊंगा। 28 अप्रैल को पेरम्बवूर में कानून की छात्रा के साथ की विभत्स वारदात हुई थी। दोषियों ने धारदार हथियार से उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। प्रणव गोस्वामी के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विरोध प्रदर्शनों के बीच इस वारदात पर केरल में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया, तो CPM ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दलित लड़की से रेप और हत्या के खिलाफ केरल के कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। महिला अधिकार संगठन इसे दिल्ली के निर्भया कांड जैसा बता रहे हैं। कई संगठनों के साथ विपक्षी दलों ने भी बुधवार को मार्च निकाला और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസിന്, പെരുമ്പാവൂർ പോലീസിന്, കുറുമ്പടി പോലീസിന് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. കാരണം 7 ദിവസമായി ഇന്ന് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി അതിക്രൂരമായി മരിച്ചിട്ട് ഈ ഭരണകൂടം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും। मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने छात्रा की मां से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया। The family wants to get a job for the sister of the girl. So we will do the necessary with the desire of the family. वहीं विपक्ष के नेता VS अच्युतानंदन ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए और नया जांच दल गठित करने की मांग की। ഈ മൃഗീയമായ ബലാത്സംഗവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള കൊലയും അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം കാത്തുനിന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും പോലീസും അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യായവാദങ്ങളും ശരിയല്ല, ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.
वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गुरुवार को केरल जाएगी। 2 मेंबर जा रहे हैं, मैं और हमारी मेंबर रेखा शर्मा, और हमारे कमीशन से और भी 2 लोग जा रहे हैं और 2 लॉयर्स भी रहेंगे। पूरी टीम रहेगी और हम ये पता करेंगे कि पुलिस की तुरंत कोई एक्शन न लेने का कारण क्या है। पुलिस ने एक आरोपी का स्केच जारी किया है। जांच दल ने छात्रा के पड़ोसी से पूछताछ की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच मंगलवार को वर्कला में एक और दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नर्सिंग की इस छात्रा से एक ऑटो चालक और उसके 2 साथियों ने बलात्कार किया। पीड़ित को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। केरल में जिस तरह का समाज है, वैसे में यह घटना लोगों को हतप्रभ कर रही है और लोग स्वाभाविक रूप से सड़कों पर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है। लेकिन यह बात तो है कि यूडीएफ अभी रक्षात्मक स्थिति में है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ त्रिवेंद्र से अखिलेश सुमन। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है। ये लोग दिल्ली एनसीआर में हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। इसमें से 3 की गिरफ्तारी की गई, जिसे दिल्ली की एक अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने उनके पास से आईईडी बम भी बरामद किए हैं। बुधवार को व्यापम मामले की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सीबीआई को उत्तर प्रदेश के एसटीएफ के साथ मिलकर मामले में 3 साल से फरार चल रहे अहम आरोपी रमेश शिवहरे को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। रमेश के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं और उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पिछले साल मध्य प्रदेश एसटीएफ ने महोबा में रमेश के घर पर छापेमारी की थी, लेकिन वो उस वक्त पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। तभी से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी रमेश की पत्नी महोबा जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। और अब खबर सूखा, जल संकट और गर्मी की। बुंदेलखंड का महोबा जिला गंभीर सूखे और जल संकट से जूझ रहा है। खेती तबाह हो चुकी है, लेकिन सरकारी राहत है कि पहुंचने का नाम नहीं लेती। आलम यह है कि यहां भी रेलगाड़ी से पानी लाने का फैसला लिया गया है। ये ट्रेन राजस्थान के कोटा से बाणसागर बांध से पानी लेकर गुरुवार शाम को रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह उत्तर प्रदेश के महोबा पहुंचेगी। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। आल्हा उदल की नगरी महोबा वैसे तो वीरता के लिए मशहूर है, लेकिन स्वाभिमानी बुंदेलों की ये धरती आज सूखे और गंभीर जल संकट की वजह से सुर्खियों में है। यहाँ 7 नदियों के अलावा कई बांध और तालाब हैं, लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं कि टैंकर से पहुँचाए जा रहे पानी के लिए मारामारी मच जाती है। गांवों और किसानों की दशा सबसे खराब है। ऐसे में बिजली के भारी भरकम बिलों ने लोगों को आंदोलित कर दिया है। एक मजदूर है, भट्टा मजदूर, उसका लाखों में बिल है। छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके लाखों में बिल भेज दिए गए और उनकी लाइट काटी जा रही है। छतरपुर महोबा सीमा से ही सूखी उर्मिल नदी यहाँ की तस्वीर का संकेत दे देती है। खेती तबाह हो गई है। किसानों और मजदूरों के लिए 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी के मद्देनज़र बुंदेला समाज ने रोटी बैंक शुरू किया है। जल संकट की वजह से पलायन हो रहा है, लेकिन करबई इलाके में क्रैशर पानी की बर्बादी में लगे हैं और प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं। सरकारी मदद भी नाकाफ़ी है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार लिखित दिया, ज्ञापन दिया कि यहाँ साहब हालत ठीक नहीं है और यहाँ कुछ मदद करिए। तो उन्होंने राहत वाली बात की कि राहत सामग्री दे रहे हैं। राहत सामग्री 4-10% मिल रही है, बाकी 50-100% नहीं मिल पा रही है। उससे काम चलने वाला नहीं है। महोबा के चरखारी, खरेला और करबई में पानी की समस्या गंभीर है। 75 टैंकर प्यास बुझाने में लगे हैं। अब लातूर के बाद रेलगाड़ी से मिलने वाली पानी से महोबा की प्यास कितनी बुझेगी, ये वक्त बताएगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, महोबा। महाराष्ट्र के लातूर में पानी को लेकर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मंगलवार को बोरवेल से पानी भरने गई एक महिला गर्मी और लू से उसकी जान चली गई। ये महिला पानी के लिए घंटों लाइन में खड़ी थी। इससे पहले महाराष्ट्र की बीड़ में भी पानी भरने गए 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लातूर के इस परिवार में मातम पसरा है।
इन बूढ़ी आंखों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मटके पानी के लिए उन्हें जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। मंगलवार को 45 साल की केवल बाई बोरवेल से पानी लेने के लिए कई घंटे कतार में खड़ी रहीं। धूप और लू से बेहोश होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी। पानी की वजह से जान गई उनकी। उसका सर्वस्वी जवाबदार तहसीलदार, बीडीओ और सरपंच, ग्राम सेवक है। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सदा उनको होनी चाहिए। मराठवाड़ा का लातूर सदी के सबसे बड़े सूखे से जूझ रहा है। तपती गर्मी और लू में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। मराठवाड़ा के ही बीड़ में पिछले महीने कुएं से पानी भरते वक्त 2 बच्चों की मौत हो गई थी। टैंकर की लूट और पानी पर होने वाली झड़पों को देखते हुए सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी थी। इसके बाद यहां जलदूत और वाटर एक्सप्रेस के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ये मदद कुदरत की मार से राहत नहीं दिला पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के लिए वोटिंग शुरू। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें। 25 सीटों पर 170 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली के जज का खुलासा, किसी राजनेता के खिलाफ सबूत नहीं। सरकार ने विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को किया खारिज। राज्यसभा से विजय माल्या का इस्तीफा मंजूर। लिखित चिट्ठी पर सभापति का फैसला। बैंक से डिफॉल्टर घोषित होने पर हुई कार्रवाई। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से मानव स्वास्थ्य को खतरा नहीं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कैंसर और दूसरी बीमारियों की बातें अफवाह, वैज्ञानिक आधार नहीं। घरेलू कोयले के इस्तेमाल के नियमों में ढील। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। बिजली उत्पादन में राज्य कर सकेंगे सभी कोल ब्लॉक का इस्तेमाल। लागत में आएगी कमी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।